नमस्कार दोस्तों, शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जब आप किसी आम आदमी से बात करेंगे तो वो एक बात कहता जरूर नजर आएगा कि भगवान करे डॉक्टर और वकील से कभी पाला ना पड़े, क्योंकि उसे पता है जिस दिन डॉक्टर और वकील से पाला पड़ा, समझो उस दिन से बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ये दर्शाता है कि किस तरीके से भारत की तथाकथित न्याय व्यवस्था, जी हाँ, तथाकथित न्याय व्यवस्था, वो न्याय व्यवस्था जहां 4.5 करोड़ ज्यादा केस लंबित पड़े हैं, कोई केस 30 साल पुराना, कोई 40, कोई 50 साल पुराना, और व्यक्ति मर जाता है लेकिन केस चलता रहता है। इसलिए तथाकथित न्याय व्यवस्था, ये न्याय बनती है। जज, वकील, पुलिस, एक पूरा तंत्र है, और किस तरीके से तंत्र आपस में गुथा है, एक दूसरे की गलतियों को है, एक दूसरे के भ्रष्टाचार में, एक दूसरे की इनकॉम्पिटेंसी में किस तरीके से भागीदार हो जाता है, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक तंत्र बनकर निकलता है जो शोषण करता है एक आम आदमी का। यही विकसित हुआ है धीरे धीरे। कारण है ना, अंग्रेजों से इनहेरिट किया है, पूरा का पूरा सिस्टम वही है। अंग्रेजों ने बनाया ही इसलिए था कि एक आम भारतीय इसमें फंस कर रह जाए। ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि ये तंत्र एक दूसरे की गलती किस तरीके से छुपा रहा है। जज साहब है, घर से पैसा मिला, धुंधु करके पैसा जल रहा है, बाकायदा उसकी वीडियो बनी, वो वीडियो कमिश्नर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ को दी, वहां तक वो पहुंची। उसके बाद जो वो वीडियो है वो सार्वजनिक कर दी गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, और सार्वजनिक उन्होंने अकेले ने नहीं की, एक कोलिजियम बैठा, उसने तय किया, उसके बाद वो वीडियो वायरल हुई। लेकिन उसके बाद जो वर्मा साहब हैं, उनको कवरिंग फायरिंग देने के लिए लोग मैदान में उतर गए। जो लेटेस्ट हैं वो है कपिल सिब्बल साहब। सबको पता है किस तरीके से सिब्बल साहब फेमस हैं लोगों को जमानत दिलाने के लिए। बड़ा उद्योगपति हो, बड़े से बड़े राजनेता हो, एक एक्सपर्टीज जरूर है कि किस तरीके से उन्हें जमानत दिलाई जाए। निश्चित तौर पर कुछ तो खास हो सिब्बल साहब के अंदर। मुझे सिब्बल साहब की एक बात याद आती है। उन्होंने एक बार कहा था, भारतीय कोर्ट में, न्यायालयों में आप प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर आपकी काबिलियत से ज्यादा कि आपको कितना अच्छा संविधान के बारे में जानकारी है, कितना अच्छा आप सीआरपीसी आईपीसी जानते हैं, कितना अच्छा आप बहस कर सकते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आपके संबंध जजों से कितने बेहतर हैं। वो बहुत कुछ डिसाइड करता है कि आपके केस का आउटकम क्या होगा। वही सिब्बल साहब अब एक तरीके से कवर फायर देने के लिए उतर गए हैं वर्मा साहब को। जरूरी भी है, कॉलेजियम से निकलकर आए हैं, ऐसे वकील उन कॉलेज सपोर्ट कर हमेशा से नजर आएंगे। कारण है क्योंकि अगर रिटन एग्जाम से जज बनने लगे, अगर एनजीएसी से जज बनने लगे, तो कोई भी बनकर आ जाएगा। अभी कौन आता है? अभी वो आता है जो संपर्क साथ, जिसके संपर्क बहुत अच्छे होते हैं, जो जज या जो वकील जो बहुत अच्छी तरीके से वेल कनेक्टेड होता है, वही कॉलेजियम से ऊपर उठ के आता है, और वेल कनेक्टेड होता है ऐसे ही लोगों के माध्यम से। इसलिए उन्हें पता है कि जब हमारे संपर्क के लोग, हमारे संपर्क का वकील जाकर जज बनेगा और हमारे केसेस वहां जाएंगे तो हमें कितना फायदा होगा। इसलिए आपको कभी कपिल सिब्बल जैसे वकील हो, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हो, आपको कॉलेजियम का विरोध करते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इन्हें पता है हमारे ही संगी साथी वहां जाएंगे और हमारे लिए किस तरीके से मुफीद वातावरण बन, ये साफ दर्शाता है। अब सिब्बल साहब ने कि भैया सीजीआई को वो वीडियो सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए थी। पहली बात, वो उनका इंडिविजुअल डिसीजन नहीं था, वो कॉलेजियम बैठा था, आपके ही संगी साथियों का कॉलेजियम बैठा था, और उसने वो सार्वजनिक की थी। उसके बाद कहा कि भैया कभी ऐसा केस आए तो उसके लिए पूरा का पूरा एक लिखित तंत्र डेवलप होना चाहिए था। तो किसने रोका था अब तक आपको ये राय देने के लिए? क्योंकि अब तक बात खुली नहीं थी, क्योंकि अब तक ये सार्वजनिक नहीं हुआ था, पब्लिक के मंच पर ये गंदगी नहीं फैली थी। अब एक अचानक से कहीं से खबर आती है, पता लगता है, तो अब आप असहज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कपिल सिब्बल को पहले पता होगा कि जुडिशरी किस तरीके से काम करती है, तौर पर पता होगा। जब एक आम आदमी को पता है तो सिब्बल हो, सिंघवी हो, अश्विनी हो, बहुत बड़े बड़े जो वकील हैं, क्या इन्हें नहीं पता? निश्चित तौर पर, लेकिन क्योंकि खुद हिस्सेदार हैं उस पूरे सिस्टम के, तो किस तरीके से एक्सपोज करेंगे? उसका लाभ खुद उठा रहे हैं तो किस तरीके से एक्सपोज करेंगे? बात कहा कि भैया जो बार है उससे संपर्क नहीं किया गया। क्या लोग स्टैंडाई है इसके अंदर बार का? कि आप बड़े वकील हैं, क्यों बार के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष हैं, क्यों पूछा जाए? एक जज के खिलाफ शिकायत है, एक जज को वो शिकायत की गई है, पुलिस उसमें इन्वॉल्व है, आपका क्या लोकल स्टैंड आई है? आप ना उसके ना जज के आप वकील हैं, ना पुलिस की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, तो बार से किस बात का विमर्श किया जाना चाहिए था?
और पहली बात तो आपको सवाल ये पूछना चाहिए था कि ये वीडियो सार्वजनिक करने में 10 दिन क्यों लगे। सवाल ये होना चाहिए था। अब सवाल आप ये कर रहे हैं कि सार्वजनिक क्यों कर दिया, तो ये दर्शाता है कि आप खुद किस तरीके से इस सिस्टम का हिस्सा है। और अब क्या तर्क दे रहे हैं कि भैया इससे सरकार को एनजीएसी लाने में सहूलियत होगी। ये दर्शाता है इनके बयान को कि कॉलेजियम को सपोर्ट कर रहे हैं। खुलकर तो नहीं कह सकते कॉलेजियम खराब है, लेकिन हाँ, इस जो सपोर्ट दिखाया जा रहा है ये दर्शाता है कि भैया कॉलेजियम का फायदा किस तरीके से इन लोगों को हो रहा है। और कि जांच पूरी नहीं हुई है, वीडियो की सार्वजनिक कर दी गई। मेरा सवाल यह है सिब्बल साहब, बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पर आप जाकर बयान देते हैं मीडिया के अंदर, बयानवीर बन जाते हैं, जहां पर जांच पूरी नहीं होती, तब क्या होता है? ये सेलेक्टिव एक्टिविज्म किस लिए? ये डबल स्टैंडर्ड्स को दर्शा रहा है। और पहला और आखिरी सवाल, सिब्बल साहब क्यों कवर फायर दे रहे हैं वर्मा साहब को? दरअसल वर्मा साहब किस तरीके से खासम खास रहे हैं समाजवादी पार्टी के सबको पता है। मुलायम सिंह की सरकार से लेकर और किस तरीके से अखिलेश की सरकार तक सरकारी वकील रहे हैं, सार्वजनिक है जज बनने से पहले। और उसी समाजवादी पार्टी से सिब्बल साहब भी राज्यसभा पहुंचे हैं, तो क्या कोई कनेक्शन नहीं बनता? तो सिब्बल साहब इसका भी जवाब दे। मुझे लग रहा है कि ऐसे मामलों में तो ऐसे लोगों को बल्कि दूर रहना चाहिए जहां कहीं कनेक्शन जुड़ता हो। और वर्मा साहब की और भद पिट रही है इससे कि दिख रहा है कि किस तरीके से बड़े बड़े लोग आपके समर्थन में आ रहे हैं, और वो नाम जो टेंटेड है। और सिब्बल साहब से पहले तो सिंघवी साहब क्लीन चिट दे चुके। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता कि पैसा उन्होंने उनका ही है, क्या पता किसी और ने रखा हो, किसी और ने फ्रेम किया हो। तो किस तरीके से अनकॉन्शियसली या कहें सबकॉन्शियसली आपके माइंड को ट्रेन किया जाता है ऐसे बड़े बड़े वकीलों के द्वारा, ऐसे बड़े बड़े नामों के द्वारा। मीडिया इन्हें हाईलाइट करती है, फिर उन्हें लगता है हाँ यार इतना बड़ा, जो तटस्थ बैठा हुआ है उसे लगता है यार हाँ इतना बड़ा आदमी कह रहा है तो कुछ तो सही होगा, कुछ तो इसमें दम होगा। लेकिन वो हरीश साल्वे की बात नहीं दिखाएंगे, वो जस्टिस ढींगरा की बात नहीं दिखाएंगे, जो किस तरीके से इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं, उसकी जानकारी सार्वजनिक कर रहे हैं। ये टसल है एक तरीके से जुडिशरी के अंदर कि किस तरीके से अपने आप को बचाया जाए। और कुछ लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि दरअसल जुडिशरी करती कैसे है, ये कोर्ट फिक्सर कैसे काम करते हैं। और इन कोर्ट फिक्सरों पे तो पूर्व जो न्यायाधीश हैं वो भी कई बार सवाल उठा चुके हैं कि किस तरीके से जज और वकील के बीच में सेटिंग हो जाती है और फिर जाकर केस का निर्णय और होना था और कुछ और हो जाता है। तो अपने असंख्य केसेस हैं जिसके ऊपर बात होती है। अभी देख लीजिए, लेटेस्ट देख लीजिए कि किस तरीके से जेम्स ऑफ जुडिशरी काम करती है। एक अशोक स्वैन करके एक व्यक्ति है, भारत की संप्रभुता के खिलाफ बोलता है, स्वीडन में रहता है, सरकार ने उसका ओसीआई कैंसिल कर दिया कार्ड। कहा कि भारत की संप्रभुता के खिलाफ यह व्यक्ति काम कर रहा है, हमारे पास सिक्योरिटी के इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं। लेकिन कोर्ट कहती है नहीं नहीं, दोबारा नोटिस भेजो, ओसीआई बहाल कर देती है। अब ये कोर्ट तय करेगी कि किस व्यक्ति को भारत में आने की अनुमति मिले। ये काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, ये काम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। वो तय करेगी कि कौन व्यक्ति भारत के लिए बेहतर है, कौन व्यक्ति भारत में आ सकता है या नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर काम कर रही है। जज के पास कौन सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है? जज साहब ने एक बार कोर्ट सरकार से पूछा आपके पास कोई रिपोर्ट है या नहीं, अगर है तो हमें दीजिए। नहीं, क्योंकि अपने बस अपने दम पर जो कहा, जो मेरी कलम ने लिखा वही न्याय। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से रणबीर अलावादिया, उसके खिलाफ जज साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसने ये किया वो किया, सारी गलत है, लेकिन ठीक है आगे से मत करना, जमानत। कारण कौन था वकील रणबीर अलावादिया का? अभिनव चंद्रचूड़, पूर्व मुख्य न्यायाधीश का बेटा। क्या उसका भी कोई कनेक्शन है? क्या वहां से भी कोई इंफ्लुएंस होती है कि जुडिशरी? इस पे भी सवाल उठ रहे हैं, इस पे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या आपका वकील बड़ा है, मोटी फीस आप उसे दे सकते हैं, और कहीं कनेक्शंस उनके जजेस से हैं तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। हाँ, जज को पता था कि शायद वो रणबीर अलाहाबादिया ने जो किया वो बहुत बेहतर नहीं था, मजबूरी थी वो बोलना, और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। और यहां तक भी सब ठीक था। एक नया जो जस्टिस वर्मा का जो केस है, ऐसा ही कुछ एक केस पहले हो चुका है, उसके अंदर किस तरीके से न्याय हुआ वो जानना भी बहुत जरूरी है। कल एक जज साहब थे निर्मल यादव, उन्होंने किसी एक केस में कहा जा रहा है कि उन्हें 15 लाख की रिश्वत दी गई किसी बिल्डर के द्वारा, लेकिन एक गलती हो गई। यादव साहब की जगह वो पैसा निर्मल कौर के यहां पहुंच गया। मतलब निर्मल दो जज थे, जाना किसी और के था, पहुंच किसी और के गया। अब वहां थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और जज साहिबा ने वो पैसा रख लिया और बाद में उसकी जानकारी पुलिस को दे दी।
उसके बाद वो केस चला, मतलब उसमें पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। अब सीबीआई कोर्ट में वो मामला चल रहा था, सीबीआई कोर्ट में भी अब जमानत मिल गई है। सवाल ये है, जब साबित हुआ कि 15 लाख पहुंच गए हैं, जब उसके अंदर अटॉर्नी जनरल संजीव बंसल नामित थे, उसमें बिल्डर राजीव गुप्ता और रविंदर भसीन थे। अब जो संजीव बंसल जी है उनका तो निधन हो गया, लेकिन बाकी सब लोग भी बरी हो गए। तो जेम्स ऑफ जुडिशरी किस तरीके से काम करती है, इस साफ पता लगता है। वर्मा साहब पहला केस नहीं है और आखिरी भी है। अगर एक केस जिसमें साबित हो चुका कि 15 लाख ने बिल्डर ने दिए, पैसा घर पहुंचा, दूसरे जज ने पकड़ा, उसकी जानकारी दी, उसके बाद भी इतना लंबा केस चला। 2007 या 8 का ये केस है, आप ये देखिए लगभग 17-18 साल बाद उसमें बरी हो गए। मान लीजिए वर्मा साहब पे एफआईआर हो भी गई, मान लीजिए जांच कमेटी ने रिपोर्ट दे भी दी, तो क्या गारंटी है कि सजा होगी? और जब तक सजा होगी तब तक वर्मा साहब रिटायर हो चुके होंगे, कहीं अपना बढ़िया सा बंगला बनाकर कहीं देहरादून में रह रहे होंगे या कहीं और चंडीगढ़ में रह रहे होंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वापस से ये मुद्दा न्यूज में ऐसे ही किसी अखबार की लास्ट की लाइन में दब जाएगा। तो ये दर्शा रहा है किस तरीके से सिस्टम काम करता है। अगर आप पावरफुल है, अगर आपके पास कनेक्शन है, अगर आपके पास पैसा है, तो शायद भारत में आपको न्याय पाने में ज्यादा समय नहीं मिलेगा। आपको न्याय आसानी से मिल जाएगा और न्याय आपके हिसाब से, आपके मुफीद वो न्याय मिलेगा। इसलिए बार बार सवाल उठता है कि किस तरीके से ओवरऑल होगी ये जुडिशरी, किस तरीके से जुडिशरी को किया जाएगा। जो एक्टिविज्म, जो सेलेक्टिव एक्टिविज्म है जुडिशरी का, इस पे कब कंट्रोल लगेगा? शायद इसका अब एक ही समाधान है, अब शायद जजमेंट एआई से ही दिलाए जाने लगे, क्योंकि जज साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उस पर तो निश्चित तौर पर उठ रहे हैं, तो शायद अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है शायद इसका समझ सके। अब क्या एलॉन मस्क या बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ऊपर भी काम करेंगी? मुझे लग रहा है इसके ऊपर स्टार्टअप तैयार होना चाहिए, बहुत कामयाब होगा, कम से कम भारत के अंदर तो कामयाब होगा ही, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज्यादा अब इसमें दरकार शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।